Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 for store operation and here we will discuss legal aspects of establishments. Now the topics to be covered are legal aspects of establishments, legal system observed for starting a store and statutory regulations that a store needs to maintain. Now first is introduction to the legal aspects. Retail stores are a platform to get more number of products from a buyer point of view. रिटेल स्टोर्स एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसे सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट्स की टू चूज फ्रॉम. द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर रेंडर अल्टीमेट चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द बायर्स. ऑल्सो द सेलर्स हैव ग्रेट चांस ऑफ डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट ब्रांड्स. तो जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स होता है उसमें अल्टीमेट चॉइस होती है प्रोडक्ट्स की कि बायर्स उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, तो उनको ज़्यादा वैरायटी मिलनी चाहिए. और अगर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास भी एक ग्रेट चॉइस होती है कि वो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को एक ही स्टोर में डिस्प्ले कर सकें. एज द अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स हैव डिफरेंट सेटअप व्हेन कंपेयर्ड विद ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेटअप, इट डज नॉट कम अंडर एनी फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम. तो हम अगर देखें कि अनऑर्गेनाइज स्टोर्स जो होते हैं उनका डिफरेंट सेटअप होता है, जहाँ अगर हम ऑर्गेनाइज रिटेल सेटअप से कंपेयर करें तो उनमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ रिटेलर टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़. तो जो रिटेलर ऑर्गेनाइज स्टोर सेटअप करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें जो गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज़ ने फ्रेम की हैं, बनाए हैं. सो द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक. ईच रिटेल सेटअप हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी एंड द प्रोडक्ट लाइन्स में ऑल्सो डिफर. हर रिटेल सेटअप के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट एम्स होते हैं. हर रिटेलर की स्ट्रैटेजीज वो अलग से अपनाते हैं जो उन्हें जैसे प्रोडक्ट लाइन शो करनी है कि उसमें क्या वेराइटीज़ होंगी, किस टाइप से उन्हें अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है. बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ रिटेलर टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. देयर आर ऑल्सो सम प्रोसीजर्स टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर स्टार्टिंग अ स्टोर एंड वाइल हैंडलिंग द कस्टमर प्रॉब्लम्स. नाउ फॉलोइंग आर some of the certificates to be obtained by the retailer to start a store in India. First is proprietorship or partnership deed. Second is location and building setup approval. Then certificate of approval from corporation or municipality. Certificate of approval from pollution control board. Certificate of approval from firefighting office. Certificate of commercial Act provision, registration with sales and income tax, registration with product manufacturer association and registration with commerce board of that particular state. तो ये सारे सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो एक रिटेलर को पहले करवाने पड़ते हैं एक रिटेल स्टोर सेटअप करने से पहले. नाउ ये और these are the above mentioned some important basic certificates a retailer has to obtain to start a store. In addition to the above mentioned, there are many more terms and conditions to be satisfied by the retailer depending on the nature of business, geographical area of the store setup etc. तो और भी बहुत सारी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं जो एक स्टोर को मेंटेन करने ज़रूरी हैं. नाउ टू डिस्कस विद देम, फर्स्ट इज Shops and Establishment Act. This is a basic license that is required for setting up a retail store. ये एक बेसिक लाइसेंस होता है जो एक रिटेल स्टोर को सेटअप करने के लिए ज़रूरी होता है. Its objective is to provide statutory obligation and rights to employees and organization in the unorganized sector of employment, that is shops and establishments. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन और राइट्स प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को. इसकी स्कोप एंड कवरेज है अ स्टेट लेजिस्लेशन. ईच स्टेट हैज फ्रेम्ड इट्स ओन रूल्स. हर स्टेट ने अपने दूसरे रूल्स बना रखे हैं रिटेल स्टोर्स के लिए, लाइक एप्लीकेबल टू ऑल persons employed in an
establishment with or without wages except the members of employer's family. State government can exempt either permanently or for a specific period any establishment from all or any provision of this act. तो इस एक्ट के अंदर अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिटेल स्टोर से लाइसेंस ले भी सकती है जब चाहे तब. द मेन प्रोविजन आर communication of closure of the establishment within 15 days of closing of the establishment, lays down the hours of work per day per week. तो इसमें hours of work mention करने होते हैं. Obligations होती हैं employers के लिए, employees के लिए भी obligations होती हैं. There are rules for annual leave, maternity leave, sickness and clausal leave, etc. and maintenance of registers and records and display of notices. ये सारी चीज़ें आती है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में. नाउ द सेकेंड इज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 टू कॉन्फर अ लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस ऑन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस. ये ट्रेड यूनियन एक्ट बना था ताकि लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस पे कॉन्फर कर सके. स्कोप ऑफ एंड कवरेज इंक्लूड्स एप्लीकेबल टू यूनियन ऑफ वर्कर्स एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स. तो ये वर्कर यूनियन और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के लिए एप्लीकेबल है ट्रेड यूनियन एक्ट. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, अ सेंट्रल लेजिस्लेशन बट एडमिनिस्टर्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इनको एनफोर्स करती है. द मेन प्रोविजंस आर दैट इट डिफाइंस ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन बाय एनी 7 or 9 वर्कर्स ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, कैंसिलेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, उनके राइट्स क्या होंगे, कब वो स्टार्ट हुआ है एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें ट्रेड यूनियन मतलब इट बेसिकली रिलेट्स टू ट्रेड यूनियन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. देन द थर्ड इज द वाटर एक्ट 1974. इट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. मेन स्कोप इज दैट इट अप्लाइज टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट्स इन वाटर और लैंड. तो ये बेसिकली एक्ट बना है वो उन फैक्ट्रीज के लिए जो सारे एफ्लुएंट्स और केमिकल्स वगैरह वाटर में डिस्चार्ज करते हैं. इनके मेन प्रोविजंस है प्रोसीजर फॉर कंसेंट, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स, कलेक्शन ऑफ सैंपल एंड एनालिसिस. इसके लिए सैंपल्स और एनालिसिस करते हैं ये चेक करने के लिए कि वाटर में जो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं वो डेंजरस नहीं होने चाहिए. पेनल्टी प्रोविजन, व्हेन टू कंसल्ट एंड रेफर व्हाइल मेकिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाइल managing effluent discharge at all times. Next is the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. It applies to all industries. Industries में होता है जो फैक्ट्रीज स्मोक डिस्चार्ज करती हैं या फिर सूट डिस्चार्ज करती हैं उनके लिए मेनली ये एक्ट है. मेन प्रोविजंस आर डिक्लेयरिंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर फॉर कंसेंट एंड पेनल्टी प्रोविजंस. पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं जो इस एक्ट को इसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता उनके लिए पेनल्टी लगती है. देन व्हेन टू कंसल्ट एंड रेफर एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दिस इज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन हैविंग नंबर ऑफ एक्ट्स अंडर इट. इसके अंदर काफी सारे एक्ट्स आते हैं जैसे कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एज अमेंडेड इन 1978 एंड 1988. देन नेक्स्ट इज द एयर एक्ट 1981 एज अमेंडेड इन 1987. तो एयर एक्ट को में कुछ चेंजेस किए थे जो 1981 में बना था और उसको 1987 में चेंजेस करके नया एक्ट बनाया था. The above two acts have been substantially amended in the recent past and some of the most significant aspects of amendments are जैसे कि a consent order is now valid for 15 years or till such time there is some significant change in the process. तो जो consent order है वो 15 years के लिए valid है या जब तक उसमें कोई significant change नहीं होता किसी process में. Consent order cannot be provided provisionally and will be obtainable only when all pollution prevention requirements are adapted into. जो कंसेंट ऑर्डर है वो तभी प्रोवाइड होगा जब जितने भी पोल्यूशन प्रिवेंशन रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है वो सारी अडॉप्टेड होनी चाहिए एक इंडस्ट्री से. एक्शन अंडर दीज टू एक्ट्स आर टू बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स.
तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है वो इनको मैनेज करती हैं. सेवेंथ इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1982 extended to cover biosphere resources and the hazardous waste rules in 1989. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट भी आता है और हैजार्डस वेस्ट रूल्स भी आते हैं which were formed in 1989. देन बेसिकली फॉरेस्ट एक्ट होता है फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए. इसके अंदर आते हैं पूरी बायोस्फीयर आ गई, सारी वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी बायोस्फीयर से रिलेटेड हैं लिविंग बींग्स, उन सब के लिए ये एक्ट बना है. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989. It includes manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms and genetically engineered organism or cell rules to regulate the storage, use, trade, transport and disposal of hazardous waste. तो ये होता है एक्ट हैजार्डस केमिकल्स या हैजार्डस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है उसके लिए बना है. नेक्स्ट इज द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991. It is an act to provide for public liability insurance for the purpose of providing immediate relief to the persons affected by accident occurring while handling any hazardous substance and for matter connected therewith or incidental thereto. तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है कि कभी कोई हैजार्डस सब्सटेंस हैंडल करते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट है ये. Then the Industrial Disputes Act 1947. The main objective of this act is to provide machinery for peaceful resolution of disputes and to promote harmonious relation between employers and workers. Industrial Dispute Act है जो 1947 में बना था और ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि मशीनरी प्रोवाइड करना ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके डिस्प्यूट्स का. जो भी एक इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच में उन्हें रिजॉल्व करने के लिए. द स्कोप एंड कवरेजेस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, covers all workers and supervisors drawing salaries up to ₹1600 per month. तो इसके अंदर सारी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स आती हैं and it is not applicable to person employed in managerial and administrative capacities. Main provisions are: it defines industry, industrial dispute, layoff, lockout, retrenchment, trade union, strike and wages. Reference to dispute for adjudication, award of labor codes and tribunals, rights of appeal, settlement in outside conciliation, नोटिस ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस. इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड सारी चीज़ें. उसके बाद अवार्ड्स ऑफ लेबर कोड्स आते हैं. देन आउटसाइड कोई सेटलमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजन है. उसके बाद राइट ऑफ अपील, कोई अगर अपील करना चाहता है कोर्ट के फैसले को तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजंस हैं. देन नेक्स्ट इज डिलेड पेमेंट्स एक्ट 1993. In line with the long-standing demand of small-scale sector to alleviate the problems of delayed payments, an act was promulgated on 2nd April 1993. तो ये नाम से पता चल रहा है कि डिलेड पेमेंट्स जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि पेमेंट्स डिलेड हो जाती हैं, तो ये एक्ट उसके लिए है. इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू चार्ज पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स इफ द सेम आर डिलेड बियॉन्ड द अग्रीड और स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर जो पहले से ही टाइम फिक्स किया हुआ है उससे अगर ज़्यादा डिले हो जाती है पेमेंट्स तो वो केस फाइल कर सकते हैं. दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. देन नेक्स्ट इज लाइसेंस टू ऑपरेट अ लिफ्ट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लिफ्ट ऑपरेट हो रही है तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है. इन केस ऑफ स्टोर्स इन विच अ लिफ्ट ऑपरेट्स द लाइसेंस शुड बी ऑब्टेन्ड एंड डिस्प्लेड इन द लिफ्ट. तो लिफ्ट के अंदर वो लाइसेंस डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है. In some recent cases, there have been accidents in elevator used in some malls, which may not be due to licenses not being taken. But in such case, had there been no license, then
the store owners would have faced legal action. तो इन केस कि अगर मॉल्स में जो लिफ्ट यूज हो रही हैं या एलिवेटर्स यूज हो रहे हैं उसमें कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एंड लाइसेंस अगर नहीं लिया हुआ तो उसमें उस मॉल ओनर की को लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है. देन नेक्स्ट इज पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस. This license is required to play music and display screens for public viewing within the store. स्टोर के अंदर म्यूजिक प्ले करना या डिस्प्ले स्क्रीन्स लगाना ताकि पब्लिक जो बाहर से आ जा रही है वो देख सके, तो इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. देन नेक्स्ट इज लाइसेंस फ्रॉम इंडियन परफॉर्मेंस राइट्स सोसाइटी. दिस लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू हैव लाइव परफॉर्मेंसेज एंड इवेंट्स विद इन द स्टोर, प्रेफरेबली इन द ऑफिस एरिया. सो अगर कोई किसी स्टोर के अंदर लाइव परफॉर्मेंस या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता है. देन लाइसेंस टू रन अ कैफे. दिस इज रिक्वायर्ड इन ऑल दी स्टोर्स वेयर दे हैव अ कैफे और रन ईटिंग आउटलेट्स. द फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट यूजुअली इशूज दिस लाइसेंस. तो कैफे रन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है जो फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट इशू करता है आफ्टर चेकिंग दी फूड क्वालिटी. देन एक्ट टेंडर मस्टर. It must be maintained for all employees within the payrolls and must be signed by them on a daily basis. Such records make sure that all employees are given a weekly off and work only for 8 hours as per labor laws in India. तो लेबर लॉज अगर हम चेक करें तो उसमें एम्प्लॉयज़ को 8 आवर्स से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोविजन नहीं है. तो इसलिए एक्ट टेंडर मस्टर एक्ट डिज़ाइन हुआ था. Next is license to display logo and signage of the store. Offices and commercial establishments need to get themselves registered with the local municipal office, which issues them a number which has to be displayed on the store signboard usually. So license to display logo and signage में एक नंबर भी साथ में डिस्प्ले करते हैं जो म्यूनिसिपल ऑफिस से मिलता है जब वहाँ पे हम अपने स्टोर को रजिस्टर करवाते हैं. Then register with contract details. This register will contain the names of all contract employees and their attendance details. एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयज के और उनकी अटेंडेंस डिस्प्लेड होती हैं. Then name of the store in local language. The signage outside the store will need to be in English and the local language in most states of India as there are regional language usage laws for public signage and shops. तो जो बाहर डिस्प्लेड होता है नेम वो लोकल लैंग्वेज में होता है क्योंकि इंडिया में डाइवर्स लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो इसलिए उस स्टेट की और सिटी की लोकल लैंग्वेज यूज करना इज अ प्रोविजन. देन वेजेस एक्ट. दिस परटेन्स टू द पेमेंट्स ऑफ सैलरीज टू स्टाफ एट द स्टोर एंड कॉल्ड द मिनिमम वेजेस एक्ट, व्हिच बेसिकली कंट्रोल्स एंड इंस्पेक्ट्स दैट द employees in the store are being paid more than the minimum wage prescribed by the labor department. लेबर डिपार्टमेंट ने एक मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब कर रखी है एम्प्लॉयज़ के लिए, हर सेक्शन के एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो उतनी मिलनी चाहिए. दिस शुड बी मेड श्योर बाय द एम्प्लॉयर्स. देन परमिशन फॉर जनरेटर एंड एमिशन नॉर्म्स. दिस लाइसेंस इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द यूज ऑफ ऑल्टरनेट हाई कैपेसिटी पावर बैकअप सिस्टम्स विच आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ रिटेल स्टोर. तो पावर बैकअप सिस्टम्स के लिए जनरेटर और एमिशन नॉर्म्स की परमिशन लेनी पड़ती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है. देन सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस लाइसेंस फॉर द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स विच द स्टोर हैज टू पे व्हेन इट रिसीव्स सर्विस टैक्स ऑन इनवॉइसेस एज पर लॉ. जितनी भी इनवॉइसेस होती हैं उसमें जो सर्विस टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये लाइसेंस पे करती है. Then profession tax registration. State government provides this license for the payment of professional tax. जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये टैक्स देना होता है टू द स्टेट गवर्नमेंट. अ टैक्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड एंड पेड एवरी 3 months ऑफ द टू द गवर्नमेंट. ये हर 3 महीने में स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन अंडर ESI एक्ट. State governments provides this registration in line with our earlier comment above. This provides an amount paid for the medical treatment of employees in state hospitals called ESI hospitals.
ईएसआई हॉस्पिटल्स होती हैं जो स्टेट हॉस्पिटल्स होती हैं, और ये होती हैं एम्प्लॉयज़ की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो ये अमाउंट हम पे करते हैं स्टेट हॉस्पिटल्स को, जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं रिटेल स्टोर्स के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर परचेज एंड लीजिंग। Central government provides this license for payment of sales tax or VAT, that is value added tax, as is now becoming the norm. Then income tax PAN number. Central government provides this number for stores to pay their annual income tax based on their income. PAN number provide करती है central government ताकि वो annual income tax pay कर सके. Then income tax TDS number is provided by central government. This number is for filling of taxes deducted at source by the store against payments made by it. Next is import or export code number. This is provided by central government for export or import taxes as and when required for stocks being imported usually. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी मटेरियल या गुड्स या मर्केंडाइज एक कोड नंबर प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टॉक्स को इंपोर्ट करने के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं. देन परमिशन फॉर 7 days वर्किंग आवर्स. The local municipal authority provides this license to stores on an exception basis, since modern retail stores and most of the shops want to be open for business for maximum time in a week. तो इसलिए ये स्पेशल परमिशन होती है जो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि वो 7 days ओपन रहें. That's all for this session. Thank you and have a nice day.